उसके बाद भी नितिन जल्दी से हवा के अंदर चला गया और आई ऑफ इनसाइड का एक्टिवेट करते हुए आसपास के सभी निशानों को देखने लगा। और अब नितिन अपने आसपास के पूरे एरिया को छानबीन करने लगा था, लेकिन कुछ देर की छानबीन के बाद में नितिन को वास्तव में लगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। उससे ये पता चला कि वास्तव में यहाँ से कुछ घंटे पहले एक समूह गुजरा था। फिर नितिन जल्दी से जमीन पर उतर आया और उसने पार्थ से कहा, पार्थ, क्या मैं तुम्हारा वह टोकन ले सकता हूँ कुछ समय के लिए? क्योंकि वह सभी राक्षस अपने सभी निशानों को छुपा रहे थे और नितिन के लिए अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए वो भी इस लेवल के ऊपर, वह उसके लिए असंभव था कि वह उनके निशानों को ट्रैक कर सके। और इसीलिए वह उनकी ओरा को फील करते हुए यहाँ से उनके पास में जाना चाहता था। उसके बाद में पार्थ ने जल्दी से नितिन की बात सुनने के बाद में अपना वह टोकन बाहर निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के नितिन को दे दिया और उसे समझाया कि इसे कैसे यूज करते हैं। जैसे जैसे पार्थ ने नितिन को बताया था वैसे वैसे नितिन ने भी अपनी अंगुली काटते हुए उसके ऊपर खून की एक बूंद गिरा दी। जैसे ही नितिन ने उसके ऊपर अपनी खून की एक बूंद डाली, वह जेड टोकन वापस से एक्टिवेट हो गया और उसके ऊपर एक तीर का निशान बन के आ गया। उसके बाद में वह एक तरफ इशारा करने लगा। फिर नितिन उन सभी के पास में लौट आया और उन सभी से कहने लगा, वह सभी इस तरफ से उस काले रेत के तूफान के अंदर चले गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में सभी हक्के बक्के रह गए। नहीं नहीं, वास्तव में तुम मजाक कर रहे हो। प्रिंसिपल नितिन, एक बार फिर से उसको चेक करना, क्या पता इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। मास्टर टीचर ने आगे बढ़ते हुए नितिन से कहा, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से वह शब्द सुने पार्थ ने कहा, नहीं नहीं, ये गलत नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई इसको गलत कहने की? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी कोई खराब चीज अपने पास में रखूंगा? ये वास्तव में सब कुछ सही बताता है। पार्थ को इस तरह से गुस्से में देखकर नितिन ने कहा, हाँ वास्तव में पार्थ भी सही कह रहे हैं कि मैंने भी पहले इसको देख लिया था कि ये कितना अच्छा है। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसी के साथ में हमने पिछली बार स्टोन लीफ किंग को भी ढूंढा था। नितिन ने सिर हिलाते हुए सभी को बताया। एक लड़ाकू मास्टर ने पूछा, लेकिन प्रिंसिपल नितिन, ऐसा कैसे हो सकता है कि वह सभी यहाँ से चले जाएंगे? क्योंकि आपने देखा ना, ये कितना ताकतवर रेत का तूफान है। कोई भी इसके अंदर जाएगा तो वह पक्का मारा जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह गए इसी रास्ते से अंदर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब नितिन उसी राह की तरफ देखने लगा जहाँ से वह सभी अलौकिक राक्षस अंदर की तरफ गए थे। और नितिन ने पाया कि वह एक ऐसा रास्ता नहीं हो सकता जहाँ से कोई इसका दोष देखा जा सके, क्योंकि वास्तव में वह भालू का तूफान बहुत ही ज्यादा भयानक था, वो भी हमेशा से ही। और इसी को सोचते हुए नितिन अब हैरान और परेशान दोनों ही था, क्योंकि वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह सभी राक्षस इसके अंदर घुस पाने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद में जल्दी से आदर्श आगे बढ़ता है और वह उनसे कहता है, ठीक है, एक बार अब मुझे ट्राई करने दीजिए, क्या पता मैं अपनी शक्तियों के साथ में इसके कुछ दूर तक जा सकूं। आदर्श को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देख जाफर पीछे से बाहर आए और उन्होंने कहा, आदर्श, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि आप इसके अंदर जाएं? लेकिन आपको पता है ना ये कितना ज्यादा खतरनाक है। जाफर की बात सुनने के बाद में आदर्श ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ, तो इसको पूरा खतरा उठाने का जिम्मा मेरे हाथों में है और हमें कैसे भी करके इस बालू के तूफान को तो पार करना ही होगा। उसके बाद में ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसको बिना पार करे तो हम लोग यहीं पर ही अटके रह जाएंगे और ऐसा मैं नहीं चाहता। इतना कहने के बाद में जल्दी से उन्होंने अब अपने चारों ओर अपनी एनर्जी को फैलाते हुए एक सुरक्षा कवच को बाहर बुला लिया। वह एक सिल्वर की तरह चमकने वाला सुरक्षा कवच था जो उनकी पूरी बॉडी को कवर करे हुए था। वह सुरक्षा कवच संत लेवल का आर्टिफैक्ट था और कहे तो ऐसा मान सकते हैं कि हेड आदर्श के पास में ये सबसे ज्यादा मजबूत और उनके लड़ाई के अंदर यूज किए जाने वाला सुरक्षा कवच था। उसको देखने के बाद में सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वास्तव में हेड आदर्श के पास में कितनी जारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये देखो, एक और संत लेवल का आर्टिफैक्ट। अब वहीं दूसरी तरफ हेड आदर्श उसके साथ में ही तूफान के अंदर आगे बढ़ चले, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगे अब उनकी कवच के ऊपर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। कच कच वह वहां के पूरे एरिया के अंदर गूंजने लगी थी। 8 कदम आगे बढ़ते ही अब आदर्श की पूरी हालत खराब हो गई थी और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा था, क्योंकि अब उनके सहन से बाहर हो गई थी। इसीलिए बिना किसी देरी के जल्दी से आदर्श उस तूफान से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही आदर्श वापस से उस तूफान से बाहर आए, उनका पूरा कवच पहले तो पूरी दरारें पड़ी और उसके बाद में एक पल के अंदर ही चकनाचूर हो गया और पूरी तरह से खराब हो चुका था। उस आर्मर की इस तरह की हालत को देखते हुए सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो संत लेवल का आर्टिफैक्ट था।
लगा आखिरकार ये कैसे खराब हो सकता है। मानना पड़ेगा अगर वास्तव में हेड आदर्श बिना इसके ही अंदर चले जाते तो उनके साथ में क्या ही होता। और फिर से उनके मन में ये ख्याल आ गया कि आखिरकार वह दानव किस मिट्टी से बने हुए थे। यहाँ पर यह कवच नहीं टिका तो फिर वह सभी इस रेत के तूफान को कैसे पार कर सकते थे, क्योंकि हमारे ग्रुप का सबसे ज्यादा मजबूत लड़ाकू भी इस तूफान को 8 कदम भी पार नहीं कर पाया। जो लड़ाकू उस लावा के अंदर 40 मीटर तक अंदर चला गया था और वह इस रेत के तूफान के अंदर 8 कदम भी नहीं जा पाया। आखिरकार उन सभी ने किस तरह का आर्टिफैक्ट का यूज किया होगा इस तूफान को रोकने के लिए। अब सभी के अंदर ऐसी ही चर्चाएं होने लगी। उन सभी के चेहरे के ऊपर खौफ देखा जा सकता था। इसकी ऐसी हालत देखने के बाद में गिल्ड लीडर जाफर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, अगर हमारे पास में एक ऐसी कलाकृति होती जो संत लेवल के शिखर की होती तो शायद ऐसा हो सकता था कि हम इस रेत के तूफान को पार कर सकते। जाफर की बात सुनने के बाद में अब सभी के मनों में ये ख्याल चलने लगा, शायद जाफर सही कह रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि संत लेवल की ये लो लेवल की आर्टिफैक्ट इसके सामने कुछ ना कर पाए। अगर हमारे पास में उस लेवल की संत स्तरीय कलाकृति होती, वो भी हमारे डिफेंस के लिए, तो ऐसा हो सकता था कि हम इस फॉर्मेशन को पार कर पाते। उन सभी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में नितिन का सर घूमने लगा। आखिरकार आप सभी ये क्या कह रहे हैं? हमारे लिए पहले यहाँ पर संत लेवल की आर्टिफैक्ट को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और आप सभी कह रहे हैं कि हमारे पास में उच्च संत लेवल की आर्टिफैक्ट होनी चाहिए। क्या आप सभी सपना देख रहे हैं? वास्तव में लगता है कि ये सभी अब इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और अब वह तो बस इमेजिन करने लगे। लेकिन इमेजिन करने से तुम्हारा क्या होगा? तुम पहले ये तो बताओ, हमारे पास में किसी के पास में भी अब संत लेवल की हाई टियर की कोई भी कलाकृति नहीं है। तो ये नितिन भी समझ सकता था कि एक संत लेवल उच्च स्तरीय कलाकृति को बनाने के लिए कम से कम 8 स्टार लोहार तो होना ही चाहिए। उसके बाद में प्रत्युषा बीच में बोली और उन सभी को शांत करने के बाद में वह आसपास की जांच करने लगी और उसने कहा, दरअसल ऐसा नहीं है, हमें संत लेवल उच्च स्तरीय कलाकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास में कुछ ऐसी कलाकृतियां हो जो इस रेत के तूफान को रोक सके और ऐसी कलाकृतियां वास्तव में इस दुनिया के अंदर पाई जाती है जो इस काले रेत के तूफान को आराम से बंद कर सकती है। क्योंकि ये देखते हुए कि ये रेत का तूफान दिन भर ऐसे ही बहता रहता है, तो उसको देखने के बाद में उन्हें ये समझ में आया कि अधिकांश भौतिक कलाकृतियां जिनके अंदर कोई आत्माएं नहीं होती वह इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आत्मा लेवल की कोई कलाकृति जिसके अंदर आत्मा हो वह यहाँ पे हमारी मदद कर सकती है। क्या आत्मा इस प्रकार की कलाकृति? आप क्या मजाक कर रही हैं? पहले हमारे लिए यहाँ पे संत लेवल की आर्टिफैक्ट को लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और अब आप कह रही हैं कि आत्म प्रकार की कोई कलाकृति हमें चाहिए। अब हमें ये कहाँ से मिलेगी? एक लड़ाकू मास्टर ने कहा, क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर भी समझ सकता था कि अगर किसी के पास में पूरी सामग्री भी होती है तो उसके बाद में भी कोई ऐसा नहीं था जो उस लेवल की एक कलाकृति बना सके। हाँ, वास्तव में आपने सही कहा, इस लेवल की कलाकृति ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और रोसात एम्पायर के अंदर पवेलियन मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर भी ये नहीं मिलेगी। हाँ, वैसा ही हमारे साथ में भी है, ये किंग मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर भी नहीं मिलने वाली। और ऐसा ही करते करते सभी प्रिंसिपल्स ने ऐसा कह दिया। उन सभी की बातों पर ध्यान देने के बाद में हेड दिलीप बीच में बोल पड़े और उन्होंने कहा, वास्तव में होंगयान शाही महल के अंदर ये कलाकृति तो नहीं है, लेकिन आत्मा लेवल का एक पेड़ है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वास्तव में हमें इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर नहीं लेके आया। लेकिन अगर हम वहाँ पर हमें पहले से पता भी होता कि अगर उसकी जरूरत पड़ने वाली है तो उसके बाद में भी मुझे नहीं निश्चित था कि हम वास्तव में उसको वहां से ला सकते थे, क्योंकि वह ताई परिवार के लिए बहुत ज्यादा अमूल्य चीज थी और वह इस चीज को ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते थे। हाँ हेड दिलीप, आपने सही कहा, अगर हमें अगर उसके बराबर की कोई चीज भी दे देते हैं तो वास्तव में ऐसा हो सकता था कि वह हमें उसको फिर भी ना देते और हम उनसे ऐसे छीन भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम मास्टर टीचर से कोई चीज छीनने वाले नहीं। हेड दिलीप बहुत ज्यादा निराश लग रहे थे, क्योंकि अगर वास्तव में उनको पता होता कि यहाँ पर उस बोधिसंत वृक्ष का जरूरत होती तो वह शायद उनसे कुछ मांगने में कामयाब होते। वह सभी ऐसे ही आसपास के अंदर ही बोलना जारी रखते हैं और इसी के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं कि अचानक से एक युवक अपना हाथ उठाता है। वह कोई और नहीं था, वह अपना तबाही का देवता नितिन था और उसके हाथ के अंदर अभी संत वृक्ष था। वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ में वह उन सभी से
कहता है क्या ये चलेगा। लेकिन जैसे ही सभी ने उस बोधि संत वृक्ष को नितिन के हाथों के अंदर देखा, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल उनका मुंह जमीन के ऊपर पड़ सकता था। बोधि संत वृक्ष, लेकिन ये आपके पास में कहां से आ गया? प्रिंसिपल नितिन, अब ऐसा ना करिएगा कि आपने वहां पर जाकर फिर से तोड़फोड़ करी है। और जैसे ही नितिन ने उस बोधि संत वृक्ष को बाहर निकाला, ये एपिसोड यहीं पर ही आज खत्म हो गया, एक और सस्पेंस के साथ में। तो गाइस आपको कल और वेट करना होगा। कल भी शायद आपको शायद 2 ही एपिसोड मिल पाएंगे, क्योंकि अभी तक भी हमारे यहाँ पर हम फ्री नहीं हो पाए हैं, तो उसी वजह से। तो गाइस उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं भी कुछ कर नहीं सकता। तो आज यार गाइस टाइम निकाल के बनाया हूँ, और अभी देखो 1 घंटा इसको बनाने में लग गया, ठीक है, उसी वजह से। तो अब अपने एपिसोड्स अभी डालते हैं आज के। और गाइज यार प्लीज़ है ना, थोड़ा सा समझना। तो उसी वजह से आप लोग यार बस कल का और वेट कर लीजिए, ठीक है। कल और शायद नहीं आ पाएंगे, परसों कल 2 एपिसोड डाल देता हूँ मैं, ठीक है गाइज। तो फिर हम मिलते हैं कल नहीं परसों नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, कल और परसों नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय गाइज।